नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र पे भरोसा लोगों का, एक एक वोट की महत्ता लोगों की, और राजनीतिक दलों को लेकर उनके जो भी वोट पड़ेंगे उसमें कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। और इसके लिए एक तैयारी पूरी शुरू होती है। लहराता तिरंगा, जी, ये संसद भवन है और इसी संसद भवन में 25 जनवरी 1950 को ये तय हुआ चुनाव आयोग का गठन किया गया। और चुनाव आयोग के गठन के साथ ही अगले दिन जब भारत में संविधान लागू हुआ तो उसके साथ ही आज़ाद भारत गणतंत्र बन चुका था। और चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया इस देश के भीतर जब शुरू की तो मार्च 1950 में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर सुकुमार सेन लाए गए। सुकुमार सेन के लिए जगह पार्लियामेंट से चंद फरलांग की दूरी पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, उसमें नॉर्थ ब्लॉक का एक कमरा तय किया गया जहां पे सुकुमार सेन बैठा करते थे। हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक का वो हिस्सा है और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और सुकुमार सेन ने यहीं बैठकर पूरे 1950 से चुनाव प्रक्रिया इस देश में कैसे होगी इसको लेकर एक अपने तरीके से पूरी वृहद कार्रवाई शुरू की। आज हम जिक्र इस बात को लेकर इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हर दिन कोई पार्टी, कोई नेता लगातार दस्तक देते हुए पहुंच रहा है और जानकारी दे रहा है कि आचार संहिता, जो आदर्श आचार संहिता है, वो लागू नहीं हो रही है। और इसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें भी पहुंच रही हैं। लेकिन आज हम दरअसल इस इलाके से आपको लिए चल रहे हैं क्योंकि जहां पर शुरुआती दौर में पूरी मशक्क़त की जा रही थी, और आपको जानकर हैरत होगा कि जिस कमरे में सुकुमार सेन बैठा करते थे उनसे मशवरा करने के लिए उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू उन तक पहुंचे थे। और नेहरू ने इस बात का जिक्र किया था, क्या ये संभव है कि बसंत 1951 तक इस देश में चुनाव निपट जाएं? उस पर सुकुमार सेन ने कहा था इसको हम लोग को अभी समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर जाकर जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि 1951 के बसंत तक भारत में नई सरकार होगी, चुनी हुई सरकार, और भारत एक गणतांत्रिक देश के तौर पर पहचान दुनिया में बना चुका होगा। लेकिन सुकुमार सेन ने उसके बाद कहा यह असंभव है, इतनी तेजी से काम संभव हो नहीं पाएगा। और उसके बाद उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया शुरू की इस देश में वोटर लिस्ट बनाने से लेकर मतपेटियों की और कह सकते हैं उस दस्तावेजों की भी जिस पर वोट डाले जाने चाहिए थे। और ये मशक्क़त किस रूप में, किस तरीके से चलती रही, ये कमाल की पूरी प्रक्रिया थी। और आज के दौर में जब ईवीएम को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि 5 से 6 दिन लग जाएंगे, अगर 50% वीवीपैट के ज़रिए अगर मिलान किया गया वोटों का तो फिर देर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को लेकर तैयार थे कि चाहे 6 महीने या साल भर भी देर हो जाए, लेकिन चुनाव अगर होंगे तो किसी भी व्यक्ति को कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि उसने जो वोट डाला है वह वोट सही तरीके से उस पार्टी, उस नेता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और इसी की तैयारी थी पूरी। और आपको जान के ये भी हैरत होगा, जो पूरी तैयारी, जो ईवीएम को लेकर तमाम बातें आज कही जाती हैं कि डेमोक्रेसी किस रूप में, क्या बहुत जल्दबाजी में है कि हमें तुरंत 23 तारीख को जनादेश चाहिए और उसके 24 घंटे के बाद सरकार की तस्वीर नज़र आ जानी चाहिए। ऐसी कोई हड़बड़ी देश में पहले वक्त में सरकार बनाने को लेकर नहीं थी। नेहरू तब नेशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थे। लेकिन 1950 की प्रक्रिया जब चुनाव आयोग की शुरू हुई, आपको जान के हैरत होगी कि 36 करोड़ की जनसंख्या में 17 करोड़ वोटर थे, यानी बालिग थे। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया की गई उसको तैयार करने की। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं, जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं, उस समय युवा उद्योगपति हुआ करते थे फिरोज शाह गोदरेज। उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा स्टील की मतपेटियां तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकायदा कई गांव लिए गए, उस गांव में इंडस्ट्री लगाई गई और वहां पर 2,33,000 वर्ग फीट के इलाके में एक छत डाली गई और जिसके नीचे मतपेटियों को बनाने का काम शुरू हुआ। इतना ही नहीं, जो अखबार छपते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिम, जो मतपत्र तैयार किए जाते हैं, निर्धारित बॉक्स में जो डाला जाता है, उसको लेकर इतनी बड़ी तादाद में जो 62 करोड़ मतपत्र छापे गए, उसमें तकरीबन 4 महीने का वक्त लगा था। 10 लाख अधिकारी उसमें लगातार जुटे हुए थे। 56,000 पीठासीन अधिकारियों को लगाया गया और फिर 16,500 क्लर्कों को इस तरीके से नियुक्ति की गई कि अलग अलग तरीके से चुनाव को जो सही तरीके से सामने लाना है उसको कैसे लाया जाए।
यानी मौजूदा वक्त के अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उस पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझ लें तो डेमोक्रेसी कितनी महत्वपूर्ण है, या लोकतांत्रिक देश के भीतर वोट डालने वाले के भीतर कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये एक मायने रखता है। नेहरू ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया, चुनाव प्रचार के साथ ही उन्होंने इस प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़ दिया जो हमारे पीछे साउथ ब्लॉक में नज़र आ रहा है। तमाम इंस्टीट्यूशंस जो उस समय काम कर रहे थे, जो अलग अलग संवैधानिक संस्थान थे जो काम कर रहे थे, उनके साथ पॉलिसी डिसीजन जो कांग्रेस को कहीं लाभ पहुंचा सकती हो, उस पॉलिसी डिसीजंस को लेकर उन्होंने खुद ही अधिकारियों से कहा कि उनका संवाद अब चुनाव को जनादेश जब तक सामने नहीं आता है तब तक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिक्र 1951 का कर रहे हैं अब आपके सामने। सरकार ने खुद को ही अलग कर लिया संस्थानों से। मौजूदा वक्त में क्या है, अब उस पर आएँ, उससे पहले ज़रा समझ लीजिए। दरअसल 1952 का जो पूरी चुनाव कराने की जो प्रक्रिया निपट कर आती है, 5 महीने का तकरीबन वक्त लगा था इस पूरी तैयारी को करने में, वोट डालने में और एक पूरी प्रक्रिया को जीने में। चूँकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे थे, यह भी थोड़ा समझना होगा। 4500 सीटें थी, विधानसभा की भी और लोकसभा की भी मिलाकर, और इन तमाम जगहों पर जो वोटिंग हो रही थी, 18,000 उम्मीदवार जो थे मैदान में थे। 24 लाख पुलिसकर्मियों को उस वक्त सुरक्षा बंदोबस्त में लगाया गया था। 2,80,000 सहायक पीठासीन अधिकारियों को इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने में लगाया गया था। 8,200 टन स्टील लगा था मतपेटियों को बनाने को लेकर। 3,80,000 रिम्स, जो अखबार का हम जो जिक्र कर रहे थे, अखबार और छापेखानों का इस्तेमाल किया गया उस मतपत्र को बनाने के लिए। और जो स्याही इस्तेमाल की गई, जिसको ठप्पा लगाना या उंगली पे जो लगाई जाती थी, 3,90,000 स्याही के पैक लाए गए थे। हिंदुस्तान लोकतंत्र को यूं ही नहीं जीता है। लोकतंत्र को जीते वक्त लोकतंत्र को लेकर कोई शक शुबा ना रहे, इसकी तैयारी अगर 1950-51 में भारत की आज़ादी के बाद पहले चुनाव के साथ अगर हो सकती है तो मौजूदा वक्त में क्यों नहीं हो सकती है, ये सवाल तो होना चाहिए। अब आप जरा सोचना शुरू कीजिए कि आखिर कौन सा भाषण उस वक्त कौन दे रहा था, क्या क्या भाषण दिए जा रहे थे, कौन कौन से नेता क्या क्या कह रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी, नेहरू 3 सवालों को साफ तौर पर उठाते थे। एक, धर्मनिरपेक्षता का सवाल, यानी धर्म का आसरा कोई नहीं लेगा। दूसरा, इस देश में भाईचारे का सवाल, खास तौर से जो दंगे हो रहे थे। और तीसरा, जो सबसे प्रमुख था, आज़ादी तुरंत मिली है और हमको विकास के पथ पे किस रूप में आगे बढ़ना है। ये 3 सवाल उठा रहे थे कांग्रेस की तरफ से। ये 3 सवाल उठाए जा रहे थे। उस समय अंबेडकर भी थे, डांगे भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और बहुत महत्वपूर्ण है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर मौजूदा वक्त में जब बीजेपी उन्हें याद करती है और आज भी जब पॉलिटिकल रैली होती है तो पीछे उनकी तस्वीर लगा दी जाती है, तो जनसंघ बन चुकी थी। 21 सितंबर 1951 जनसंघ का जो स्थापना जब हुई थी, उस वक्त बाकायदा वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया। मंच पर पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उस समय का जो डॉक्यूमेंट बतलाता है, उनके पीछे भगवा रंग में शिवाजी, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कृष्ण संवाद का दृश्य, राणा प्रताप और मिट्टी के दीपक की तस्वीर थी, जो उनका उस वक्त का चुनाव चिन्ह था। और पंडाल में संघ शक्ति कलियुग का एक बैनर लगा था, जिसका मतलब था कलयुग में जनता के संग यानी जनसंघ में ही शक्ति है। हम आज इन बातों का जिक्र थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया आप में पैदा करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता जिसकी भी रहे, मौजूदा वक्त की सत्ता के अनुकूल वो बन गया, जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। मसलन गुजरात के चुनाव होने थे, तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं था, तभी बीजेपी के एक नेता के ट्वीट आ जाता है कि फला दिन चुनाव होगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब तारीखों का ऐलान करता है तो पता चलता है वही तारीख है। कांग्रेस के दौर में भी आरोप लगते थे कि तारीखों का ऐलान वो अपनी सुविधा अनुसार करती है। और यहाँ पर तो स्थिति ये थी कि नेहरू कह रहे थे कि बसंत 1991 तक, बसंत के महीने तक निपटा डालिए। चुनाव आयोग ने कहा संभव नहीं है। सुकुमार सेन ने बहुत साफ तौर पर कहा संभव नहीं है तो नहीं है संभव। फिर पार्लियामेंट में जाके कहना पड़ा नेहरू को
कि जो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया है उसको अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन देखेंगे और उनके मातहत ही अब इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और हम भी चलेंगे। जो भी उसी के बाद आदर्श आचार संहिता का जिक्र होता है, लेकिन आदर्श आचार संहिता कैसे मिट्टी पलीद उसकी होगी, उसकी हम मौजूदा वक्त में स्थिति देख रहे हैं। और दरअसल यही वो स्थितियां हैं जो मौजूदा वक्त में बार बार कहती है कि चुनाव में जीत का मंत्र क्या यही है कि हम चुनाव आयोग को भी अपने अनुकूल कर लें। क्योंकि जो गाली गलौच हो रहे हैं, अपशब्द दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जातियों के गठजोड़ का खुले तौर पर जिक्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा इन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन जिक्र हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोकतंत्र की परिभाषा सत्ता ने अपनी सुविधानुकूल सत्ता में बने रहने के लिए कर चुकी है और ये डेमोक्रेसी पर खतरा है। हर जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर मुद्दे कहाँ चले गए और हमारे देश के मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंजते हैं उस पर कोई बात क्यों नहीं करता है। मसलन साफ पानी मुद्दा नहीं हो सकता है, साफ हवा आपको मिल जाए मुद्दा इस देश में चुनावी तौर पर नहीं होता है, आपको स्वास्थ्य सेवा मिल जाए मुद्दा बिल्कुल नहीं होगा, गरीबी इस देश से ख़त्म किस रूप में होगी इसका कोई विज़न किसी के जहन में चल रहा है, नारे चलते हैं विज़न नहीं आता है, ये मुद्दा नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 21वीं सदी में भारत में जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उच्च शिक्षा को लेकर भी कोई चिंतन नहीं है। हम आपको एक आंकड़ा बताएं, मौजूदा वक्त की स्थिति पे आएँ, इससे पहले ज़रा समझने की एक कोशिश करनी चाहिए। हम लोग किस तरीके से बीते 5 बरस का मतलब अगर आप नरेंद्र मोदी से जोड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, क्योंकि आंकड़ों की हकीकत और सरकारी दस्तावेजों की हकीकत बतलाती है कि इन 5 बरस में डेमोक्रेसी का हनन किस रूप में किया गया है और देश के भीतर के जो मुद्दे थे वो मुद्दे हाशिए पर क्यों ढकेल दिए गए या किस रूप में ढकेल दिए गए। 2013-14 हम एक माइलस्टोन लेंगे, मनमोहन सिंह की सरकार। उस वक्त भारत से जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते थे उनको फीस के तौर पर देना पड़ता था $1.9 बिलियन, और आज की तारीख में जो भारतीय बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं उन्हें देना पड़ता है $2.8 बिलियन, यानी $1 बिलियन से ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है लगभग 40% बच्चों की तादाद बढ़ गई है इस देश को छोड़कर बाहर जाने में। कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कि ठीक है बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी ख़राब भी नहीं हुई है जितना हम बता रहे हैं। तो इसका मापदंड कैसे निकाला जाए। ये कहा जाए कि दुनिया के टॉप मोस्ट 300 यूनिवर्सिटी में भारत की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है या 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जी नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं 2013-14 में उनसे भारत को कमाई होती थी $600 मिलियन, और आज की तारीख में वो कम कर हो गया है $489 बिलियन, यानी तकरीबन $125 मिलियन की कमी यहाँ भी आ गई, यानी विदेशी छात्र भारत आने में कम हो गए हैं। अब ये सारी चीज़ें मुद्दे नहीं रहती हैं। मुद्दा इस देश के भीतर यह है कि आजम खान ने क्या कहा। मुद्दा यह है कि मेनका गांधी क्यों कहती है कि सत्ता में आ जाएंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय या सीधे तौर पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल, आप हमसे रोजगार मांगने मत आना। या फिर योगी इस बात को क्यों डराते हैं मंदिर का जिक्र करके या हिंदुत्व का जिक्र करके। या फिर कोई बीजेपी का विधायक भाषण देते देते ये क्यों कह देता है कि खबरदार मोदी जी सब देख रहे हैं, कैमरा फिट है। इसके मतलब मायने क्या है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता थी उसमें सत्ता अब डरा रही है, और डराने की परिस्थितियां ही एक ऐसा सियासी मंत्र पैदा कर चुकी है जिसमें नरेंद्र मोदी तक को लगने लगा, या मोदी या अमित शाह को भी लगने लगा कि सत्ता हमारे पास आ सकती है। देखिए बड़ी बारीक लाइन है, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। वो मंत्र कौन सा है जिसके ज़रिए मौजूदा सत्ता को भरोसा है कि हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। हम आपको बताते हैं मंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा मंत्र, 5 मंत्र है। फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग जो पूंजी के जरिए आएगी। दूसरा है रेड, यानी छापे मारे जाएंगे। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन,
वो ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी का है। चौथा है ईवीएम, जिस पर भरोसा सरकार को है, विपक्ष को नहीं है। और पांचवा है भक्ति भाव, जो मिडिल क्लास के भीतर एक भक्ति भाव क्यों आया है। इन पांचों परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है और खुले तौर पर हो रहा है, इसमें कुछ छुपाने का जिक्र भी नहीं है। 2 दिन पहले एक लिस्ट आई, उस लिस्ट में बताया गया कि बैंकों में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पैसा जमा है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बीएसपी का जमा है, बहुजन समाज पार्टी का। बीजेपी का पैसा 5वें नंबर पर है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के पास जो पैसा है वो 500 कुछ करोड़ का जिक्र है, वो 5वें नंबर पर आती है। और ये खुले तौर पर हर कोई जानता है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है, इलेक्टोरल वॉच की रिपोर्ट कहती है, और जो हलफनामा चुनाव आयोग को भी बीजेपी ने दिया है, और पॉलिटिकल फंडिंग जो अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए इस दौर में सत्ता तक पहुंची है या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तक पहुंची है, वो बतलाती है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पैसा बीजेपी के पास आया है। खुद बीजेपी के आंकड़े बतलाते हैं कि 2013 से 2017 तक के बीच में तकरीबन 800 करोड़ रुपया बीजेपी के पास आया है। और जो अज्ञात सोर्स से आया, जिसका पता ही नहीं चला, वो तकरीबन 4 अरब 64 करोड़ 94 लाख रुपया है। यह अज्ञात सोर्स से आया, इसका पता ही नहीं, जानकारी भी नहीं है। अब अगर बैंक में बीजेपी कम पैसा दिखलाती है तो इसका मतलब है इतनी बड़ी तादाद में जो पैसा आया वो पैसा या तो बांट दिया गया एक, या फिर वो कुछ नेताओं की जेब में चला गया, वो पार्टी के बैंक बैलेंस का हिस्सा नहीं है। खुले तौर पर जानकारी दी गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है फंडिंग का खेल। इसका मतलब एक ये है कि अब बड़ी तादाद में हर जगह पैसा इस रूप में लुटाया गया है, बांटा जा रहा है। नज़रिया बहुत साफ कहता है, बैंक में बीजेपी का जितना पैसा जमा है और बीजेपी के पास जितना पैसा आया, उन दोनों को बीच में मैच करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लाख करोड़ रुपया इस दौर में या तो बांट दिया गया या कुछ नेताओं ने हड़प लिया। क्या एक स्थिति ये बनती है जो फंडिंग की स्थिति है। फंडिंग के साथ एक दूसरी स्थिति भी जुड़ी हुई है कि 2014 तक हिंदुस्तान के भीतर जो पॉलिटिकल फंडिंग होती थी, वह ज़्यादातर रेशियो जो रहता था, जो सत्ता में रहते थे उसके पास 60% पैसा जाता था और बाकी विपक्ष के पास 40% जाता था। लेकिन बीजेपी के दौर में ये उलट गया मामला, 80 से 90% हिस्सा बीजेपी के पास जाने लगा और विपक्ष के पास 10% में मामला निपटने लगा। 10 से 15% के बीच में पूरे विपक्ष को पैसा मिलने लगा। ये इसलिए कमाल की चीज़ है क्योंकि खुद जो जानकारी हलफनामे के तौर पर दी गई या इलेक्शन कमीशन ने जिन बातों का जिक्र किया और रखा, उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि मौजूदा वक्त में विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके खजाने में जो पैसा है उससे चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि पैसे की रकम इतनी कम है। और ये लोग गुहार भी लगा रहे हैं हमारे पास और पैसा आना चाहिए। तो फंडिंग बीजेपी का एक मुख्य आधार है जिस पर पार्टी खड़ी और उसे लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी परिस्थिति है रेड्स की, छापे मारे जाएंगे, छापे मारे जाएंगे। नेहरू के दौर में क्या था, नेहरू ने इंस्टीट्यूशन से खुद को अलग कर लिया जब इलेक्टोरल प्रोसेस में वो आए थे। और सितंबर का महीना था, जो डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं, जिस समय वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे नेहरू। और चुनाव प्रचार की शुरुआत जब उन्होंने की थी, उन्होंने खुद कहा था कि अब हम हिस्से में नहीं रहेंगे, पॉलिटिकल तौर पे यानी प्रधानमंत्री के तौर पर हम इंस्टीट्यूशन को निर्देश नहीं देंगे कि आपको ये काम करना है या ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। और नेहरू जब उस बात को लेकर शुरुआत करते हैं अपने चुनाव प्रचार की, तो खुद को अलग करते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन यानी आचार संहिता का जब लागू कर दिया गया, नोटिफिकेशन ले आया गया, इस देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मारने की प्रक्रिया शुरू हुई। पॉलिटिकल तौर पर सबसे हाल का छापा डीएमके की नेता कनिमोई है, जिनके घर छापा मारा गया लेकिन मिला कुछ नहीं। उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश है, जहां पर कमलनाथ के जो सहयोगी रहे थे उनके घर पे छापा मारा गया। सवाल ये है कि गलत चीज़ हो रही है तो उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल तौर पे डराने का मैसेज है कि हम इस रूप में आपको डरा रहे हैं और विपक्ष
के पास ये मैसेज है, देश के पास ये मैसेज है। क्योंकि बीजेपी का कोई नेता जब इस बात का जिक्र करता है, कैमरा लगा हुआ है, आप किसको वोट दे रहे हैं सब मोदी जी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है सत्ता में आने के बाद आपको छोड़ेंगे नहीं। मेनका गांधी कहती है जो वोट देगा उसी की सेवा होगी, फिर हमारे पास मत आइएगा नौकरी के लिए। इसका मतलब है फिर वही भाव है, आप डरा रहे हैं। तो पॉलिटिकल रेड्स जो हैं वह कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने लगे, जिन इंस्टीट्यूशंस को लेकर डेमोक्रेटिक स्टेट का सेटअप जो नेहरू के दौर में था और जो नॉर्थ ब्लॉक में उस समय पॉलिसीज़ बन रही थी, उस पॉलिसी के तहत बहुत साफ तौर पर लिखा गया था कि आदर्श आचार संहिता जो होगी उसमें संस्थान और सरकार के बीच में एक मोटी लकीर रहेगी। और इस मोटी लकीर का मतलब ये होगा कि सरकार किसी भी रूप में इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित नहीं कर सकती है। और ये 1951-52 के चुनाव के दौर में, यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज़ और जानकारी देते हैं आपको। उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उन्होंने उस वक्त 2-3 चीज़ों को लेकर उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी या विभाजन, ये दोनों परिस्थितियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी ये राष्ट्रीय तौर पर देश का हिस्सा है, इसकी भागीदारी चुनाव प्रचार के तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो मौजूदा वक्त में जब सेना का इस्तेमाल होता है या बालाकोट या पुलवामा का होता है, तो ये एक नेशनल इशू है। नेशनल इशू इस रूप में जिससे सेना का जवान जुड़ा है, देश के नागरिक जुड़े हैं, ऐसी इश्यूज़ को लेकर 1950-51 में ही तय हो गया, सहमति बनी, इसी पार्लियामेंट में सहमति बनी कि हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और चुनाव प्रचार में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन 2019 में वही सारे इशू सामने आ रहे हैं जो नेशनल तौर पर देश के भीतर सभी को उसमें समाहित करते हैं। यानी देशभक्ति या देशद्रोह, ये कानून है देशद्रोह का जो अंग्रेज़ों के दौर में बना था। ये इशू पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान पे अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक, ये इस देश की ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये एक लकीर हिंदुस्तान के भीतर रही है। तीसरी स्थिति है ऑर्गेनाइजेशन की। ध्यान दीजिए, बीजेपी के लिए ये मंत्र भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले के इलेक्शन में आरएसएस का संगठन बीजेपी के लिए सहायक था। लेकिन ये कमाल आप कह सकते हैं अमित शाह का, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बीजेपी का इतना वृहत बना दिया जिसमें 10 करोड़ सदस्य बन गए, और वो ऑर्गेनाइजेशन अब आरएसएस को मदद करता है उसके विस्तार के लिए। और आरएसएस का संगठन अगर सक्रिय नहीं होगा तो बीजेपी को लगता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये उसके भीतर का भरोसा है। तो पहला फंडिंग, दूसरा छापे यानी रेड, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है कि दरअसल आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर आरएसएस की भागीदारी जो समाज के भीतर होती है, उस भागीदारी का इस्तेमाल पॉलिसीज़ बनाने को लेकर नहीं होगा। यानी स्वदेशी की बात होगी या आर्थिक नीतियों को लेकर जनता से जोड़ने की बात होगी। इन नीतियों का जिक्र पॉलिसी के तौर पर गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, भावनाओं को लेकर जो आरएसएस का उभार जनता के बीच रहता है, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल तौर पर यह कहकर किया जा सकता है कि संघ देखिए हमारी ही संस्था है, हम तो उसी से सीख कर निकले हैं और उनकी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है, इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर जो होता है वो किया जाता है। एक हिस्सा ये हो गया। पांचवा तत्व है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो दोनों तरफ से दबती है। अगर असमानता समाज के भीतर बढ़ती है तो मिडिल क्लास सुकून के जीवन नहीं जी सकता है। दूसरी स्थिति है, अगर लोअर क्लास के भीतर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो मिडिल क्लास फिर दबती है। तो मिडिल क्लास को संतुष्टि का भाव दिलाने के लिए टैक्स की रियायत हो, देशभक्ति का भाव हो, या फिर जो सामाजिक तौर पर ताना बाना हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिगाड़ा जा सकता हो, या फिर जाति के आधार पर एक मोटी लकीर समाज के भीतर खींची जा सकती हो, तो मिडिल क्लास एक सहूलियत चाहता है, सुविधा चाहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शुरुआत उसकी गांव छोड़कर पलायन से होती है। रोज़गार की तलाश में भटकते भटकते वो जिन भी परिस्थितियों में दिल्ली पहुँचे, मुंबई पहुँचे या शहर तक पहुँचे, वह एक सहूलियत खोजता है। वो कहीं भी उसकी जड़ें जो होती हैं हिल चुकी होती है।
वो किसी भी ऐसी सत्ता और शासक के प्रति उसकी रुचि जाग जाती है जो शासक उसको लगता है कि यह उसके हितों की रक्षा करेगा। ये भक्तिभाव बीजेपी के अनुकूल है। और बीजेपी यानी एक डर पैदा कीजिए, डर के बाद ये जानकारी दीजिए कि इस डर से हम ही बचा सकते हैं और हम बचाने की दिशा में आप हम ही को चुनकर लेकर आइए। ये एक परिस्थितियां खड़ी कर दी गई इस देश के भीतर में। और एक आखिरी जो मौजूदा वक्त का मंत्र है वो ईवीएम हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि समूचा विपक्ष अगर ये कहता है कि ईवीएम के ज़रिए या ईवीएम में 50% मिलान होना चाहिए, तो हमें लगता है डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए कोई ऐसी परिस्थिति तो हो नहीं सकती है कि आप इस पे भरोसा ना करें। सब कोई कह रहा है, आप भी मान लीजिए, इलेक्शन कमीशन भी को मानना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव 2 महीने तक खिंच सकता है और 2 महीने सिर्फ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और हम जब 51-52 का जिक्र कर रहे थे तो उस वक्त 4500 सीटों पर चुनाव हो रहा था जो 5 महीने चला था और 1.5 साल तक पूरी तैयारी की गई थी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। तो क्या मौजूदा वक्त में आप ध्यान दीजिए, जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर तो सामने नहीं आ गया। यकीनन ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लोग कॉरपोरेट का जिक्र करते हैं और कॉरपोरेट किस तरीके से हिंदुस्तान की सियासत को चलाने लगा है, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि कॉरपोरेट कैसे चला रहा है। पार्लियामेंट के भीतर हम एक बार फिर जरा कैमरा घुमा के आपको खाली दिखा देना चाहते हैं। पार्लियामेंट चूँकि चंद फरलांग की दूरी पर है, पार्लियामेंट के भीतर जितने सवाल इस देश में महंगाई को लेकर, किसान को लेकर, मजदूर को लेकर, मनरेगा को लेकर जितने सवाल भी उठे हैं, उनकी संख्या, और इस देश के भीतर बैंकिंग सर्विस को लेकर, कॉरपोरेट की सहूलियत को लेकर, आयात निर्यात जो कि सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा होगा उसको लेकर, या उसके मुनाफे से लेकर, कॉरपोरेट को लेकर इस पार्लियामेंट के भीतर जो सवाल उठते हैं वो 45% हैं सिर्फ कॉरपोरेट के सवाल। यानी 100% सवाल, यानी 100 सवालों में 45 सवाल कॉरपोरेट के होते हैं जो उसके हित अहित को साधते हैं। एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि इसी पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों की तादाद जो लगभग मौजूदा वक्त में 245 है, इस 245 में से 112 सांसद ऐसे हैं जो कॉरपोरेट के कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, यानी कॉरपोरेट में रोजगार कर रहे हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं कि किस रूप में संसद के भीतर कोई बैठा हुआ है और पॉलिसी मेकिंग में है तो वो कॉरपोरेट वो का हिस्सा देगा ही। और सबसे बेहतरीन उदाहरण ऐसे में विजय माल्या का है। विजय माल्या की कंपनी हवाई जहाज़ चलाती थी और वह स्टैंडिंग कमेटी जो थी पार्लियामेंट की, उस स्टैंडिंग कमेटी के परमानेंट मेंबर के तौर पर थे वो। और उस दौर में उनके हवाई जहाज़ की जो कंपनी थी उसको कितना लाभ मुनाफा देते चला गया, ये अगर आप उस 9 बरस के दौर में देखिएगा तो कमाल की चीज़ है। इसका मतलब एक ये हुआ कि हम जिस डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं उसमें 3 खतरे बहुत साफ तौर पर मंडरा रहे हैं। पहला, डेमोक्रेसी का खतरा है जिसमें भागीदारी इलेक्शन कमीशन तक की हो गई है। दूसरा खतरा उस डेमोक्रेसी का है जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक में जहां पर पॉलिसीज़ बनती है और इलेक्शन प्रोसेस में भी वहां इंस्टीट्यूशन सक्रिय रहते हैं कि हम किस रूप में सत्ता बरकरार रहे या विपक्ष या जनता जो वोट डाले वो इस रूप में निकल कर आए कि उसके अनुकूल परिस्थितियां बनी रह जाए और उसकी सत्ता बरकरार रह जाए। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस काम करने लगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, जनतंत्र पर से भरोसा कहीं उठ तो नहीं रहा है और जनता का उठ तो नहीं जाएगा। इन सवालों को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में गांधी फीस फाउंडेशन ने एक पेपर जारी किया। उस पेपर के भीतर उन्होंने 6 खतरे बताए मौजूदा वक्त को लेकर, और हमें लगता है ये इसका जिक्र आज करना चाहिए। ये जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र का मतलब लोकसभा या विधानसभा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे लोग होते हैं। यानी लोकतंत्र का मतलब संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं के आपसी तालमेल करके देश को चलाना होता है। और संविधान के ज़रिए जो निर्मित संस्थाएं होती हैं उसी की इमारत पर इस देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्था खड़ी होती है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी और सत्ता उसे अपने अनुकूल चलाने लगेगी और वही सत्ता
फिर आने के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगी कि उसके अनुकूल रहे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई। पहला खतरा ये है। दूसरा खतरा कहीं ज़्यादा स्थिति है, क्योंकि भारतीय समाज का ताना बाना अगर इस हद तक टूट जाएगा जहां पर बिखराव होने लगे, और ये बिखराव हम देख सकते हैं पाकिस्तान में हुआ, ये बिखराव हम देख सकते हैं यूएसएसआर में हुआ। भारत अभी उस रूप में बिखराव की स्थिति में आया नहीं है, लेकिन क्या आ सकता है, सामाजिक ताना बाना टूटेगा तो आ सकता है। तीसरा खतरा यह है कि अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं वाकई ख़त्म कर दी जा रही है, और जो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन करता है, अब चेक एंड बैलेंस की स्थिति को हटाकर सिर्फ चेक करने की स्थिति में अगर कोई चुनी हुई सत्ता आ जाती है, वह भी इलेक्शन के प्रोसेस में भी खुद को ये मानकर चलती है कि हम ही को चेक करना है, तो फिर चेक एंड बैलेंस की स्थिति ख़त्म हो जाती है, जो ख़त्म होने की दिशा में बढ़ चुकी है। चौथा खतरा ये है कि बड़ी पूंजी, बड़े कॉरपोरेट, बड़े निवेश, बड़े बाजार, बड़े घोटाले, ये सब कुछ लूटते हैं, लेकिन इसकी बीच प्रक्रिया के बीच एक नेशनलिज्म के साथ एक आंकड़े लेकर सरकार आती है कि इन आंकड़ों को देखिए और इसे ही सच मानिए, और वो प्रचार प्रसार मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, DAVP के ज़रिए, अलग अलग माध्यमों से इस तरह से परोसा जाता है कि लगता है कि यही चीज़ सच है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब टर्नओवर देखिएगा बड़े कॉरपोरेट्स का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्वाभिमानी राष्ट्र एक झूठी बुनियाद पर धीरे धीरे खड़ा किया जाता है, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। पांचवा खतरा ये है कि लोकतंत्र किस तरीके से खोखला बना दिया जाता है, और उसमें जो छुटमैये, चापलूस, करप्ट, इंदिरा गांधी के दौर में भी ऐसा ही कुछ था, जो जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन छेड़ा था तो इन मुद्दों को उठाया था, और मौजूदा वक्त में भी अगर उस तरीके की एक कॉकस बन जाती है तो हर कोई अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उस मजबूत ताकतवर शख्स के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, चाहे वो तानाशाह के तौर पर ही नज़र क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि आपकी कमजोरी तभी छुप सकती है। तो एक समूह जो बीजेपी का समूह है, वह खामोशी इसलिए बरतेगा क्योंकि उसकी कमजोरी नहीं तो उभर कर सामने आ जाएगी, तो वो अपनी कमजोरी को छुपाए रखने के लिए यहाँ पर पार्टी भी खत्म होती है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बीच पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर खत्म होती है। और आखिरी खतरा एजुकेशन को लेकर माना गया है कि सारे शिक्षण संस्थान अगर खत्म होंगे, रोजगार बचेगा नहीं, तो युवा किधर जाएगा, और युवा को उन्मादी बनाने में कितना वक्त लगेगा। ये 5-6 खतरे बतलाए गए कि इस रूप में सामने आएंगे, लेकिन हमारा सवाल आखिर में सिर्फ यही है, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को 1950, 51, 52 में जो मशक्क़त चुनाव आयोग ने की, 2019 में उन सारी परिस्थितियों को क्यों खारिज किया जा रहा है, या अपनी जड़ों को ही, जो हमारी डेमोक्रेसी की जड़ थी, उसी को क्यों उखाड़ कर फेंका जा रहा है, और मौजूदा वक्त में डेमोक्रेसी की परिभाषा को बदलते हुए सत्ता की परिभाषा में तब्दील क्यों किया जा रहा है। तो आज हम खास तौर पर यहाँ पर थे, नॉर्थ साउथ ब्लॉक बताने के लिए आए थे। इलेक्शन कमीशन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत को जिस रूप में गढ़ा गया, वो हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की निकलती नीतियों का नहीं था, वो कुछ और था। वो इस पार्लियामेंट में मौजूदा वक्त में उठते सवाल या जवाब का नहीं था, वो कुछ और था। और मौजूदा वक्त में नेताओं की मशक्क़त जिस रूप में हो रही है, वो मशक्क़त उस दौर में उस रूप में नहीं थी जो मौजूदा वक्त में हो रही है। ये एक खतरनाक स्थिति है। दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे, चूँकि कल वोटिंग है, दूसरे चरण की वोटिंग है, और हम मिलेंगे हमारे तमाम जो अपने पत्रकार साथी सहयोगी अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, उनसे जुड़कर मिलेंगे और बताएंगे क्या स्थिति बन रही है। लेकिन इन खतरों को जहन में ज़रूर रखिए, जो शायद जिन जड़ों के साथ हम हिंदुस्तान को गढ़ रहे थे, अब उससे अगर जड़ों से उखाड़ा जा रहा है, तो फिर आपका लेवल डेमोक्रेसी जो है और हमारे लोकतंत्र की जो परिभाषा है, वो शायद हवा में धूमिल होती चली जाएगी, और ये एक बिखराव और टूट की स्थिति में देश को ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।